प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के YouTube चैनल पर। देखिए, हमने लास्ट कक्षा में बात की थी राजस्थान की भूगर्भिक संरचना के बारे में, और भूगर्भिक संरचना में हमने देखा था कि कौन कौन से महाकल्प थे और कौन कौन से कल्प थे। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक युगों के बारे में बात की थी और उसके सेल समूहों के बारे में भी बात की थी कि कौन कौन सी विशेषताएं उसके अंतर्गत पाई जाती हैं। देखिए, अगर आपको वो नाम डिफ़िकल्ट लगता है या उनका सीक्वेंस आपको सही तरीके से याद नहीं हो पाता है, जैसे महाकल्पों की बात करें, कल्पों की बात करें तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उनके सीक्वेंस को याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके सीक्वेंस को आपने याद कर लिया तो उनकी विशेषताएं भी बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगी, और साथ साथ में जो अवधि आपको बताई हैं उनकी, वो अवधि भी आपको आसानी से सीक्वेंस से याद हो जाएगी। तो देखिए, पहले वाले टॉपिक की बात करता हूँ मैं कि हमने 5 महाकल्पों के बारे में, आद्य महाकल्प जिसको हमने प्री पैलियोजोइक कहा था। फिर हमने पूराजीवी की बात की थी, पूराजीवी महाकल्प पैलियोजोइक। फिर हमने बात की थी मेसोजोइक। फिर हमने बात की थी सेनोजोइक, और फिर हमने बात की थी नियोजोइक। ये 5 महाकल्प थे, और उसके बाद में हमने बात की थी इसके अंतर्गत कौन कौन से कल्प थे। तो ऐसे आप याद कीजिए, प्री, पे, में, से, नु, नूतन जीवी, अभिनूतन या नूतन जीवी। प्री पैलियोजोइक, पे का मतलब पैलियोजोइक हो गए सीधा, मे का मतलब मेसोजोइक, से का मतलब सेनोजोइक, नो का मतलब नूतन जीवी, या हम ये कह सकते हैं नियोजोइक। अब हम इनके अंतर्गत बात करते हैं आपरीके के ACD काप। फिर हम बात करते हैं ट्रिजुकी। फिर हम बात करते हैं इयोमाप्ला, और फिर हम बात करते हैं प्लीहो। अब देखिए, ये सारे के सारे महाकल्प और जितने भी कल्प हैं उनका एक शॉर्ट नेम आपके पास में है। अगर पहले ये शॉर्ट नेम याद हो जाएगा तो सीक्वेंस भी सही होगा, और आपको पहला अक्षर उस कल्प से संबंधित या उस महाकल्प से संबंधित मिलेगा, जो आपको उस पूरे नाम को याद करने में सहूलियत देगा। देखिए, आ का मतलब आर्कियन, या हम प्री अरावली कहते हैं। प्री के प्री कैम्ब्रियन, ये हो गए प्री पैलियोजोइक के अंतर्गत। फिर हम बात करते हैं के कैम्ब्रियन, आ आर्डोविशियन, सी सिल्यूरियन, डी डेवोनियन, का कार्बोनिफेरस, पै पर्मियन। तो के ACD काप, ये 6 जो कल्प थे उनके प्रथम अक्षर को यहाँ लिया गया है और एक शब्द बना दिया। उससे क्या होगा, आपको पहला अक्षर उस कल्प से संबंधित याद हो जाएगा, और फिर बाद में आसानी से सीक्वेंस भी सही रहेगा। ट्रिजुकी, ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस, 3 उसमें थे मेसोजोइक में, ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। अब देखिए, सेनोजोइक में ई का इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, 4 कल्प उसके अंतर्गत थे। प्लीहो, प्ली का मतलब प्लिस्टोसीन, हो का मतलब होलोसीन। तो ये आपका एक सूत्र मान सकते हो, एक ट्रिक मान सकते हो, जैसा आप समझिए, लेकिन आपको बड़ी आसानी होगी। पहले आप इस शॉर्ट नेम को याद कर लेंगे। अगर कोई स्टूडेंट्स ये कहता है भी ठीक है, नहीं सर हमें ये सुटेबल नहीं है, तो आप उस सारणी को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए।
हमें उस चीज़ को याद करने से मतलब है, जैसा चाहिए आप वैसा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, और मैंने जो महाकल्प आपको विस्तृत रूप में बताए हैं उस सीक्वेंस के आधार पर भी आप याद कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। जो भू आकृतिक प्रदेश दे रखे हैं आपके सिलेबस में, वही चीज़ हैं भौतिक प्रदेश। देखिए भौतिक प्रदेश क्या होता है। भौतिक प्रदेश की बात करते हैं हम, किसे कहते हैं, क्या चीज़ होती है भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश का जो तात्पर्य है ये है कि किसी क्षेत्र में लगभग समान प्राकृतिक विशेषताएं पाई जाती हैं। प्राकृतिक विशेषताएं पाई जाती हैं, उस क्षेत्र को हम भौतिक प्रदेश कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में लगभग समान प्राकृतिक विशेषताएं पाई जाती हैं, उस क्षेत्र को हम भौतिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। जैसे जलवायु संबंधी, जैसे तापमान संबंधी, जैसे वर्षा संबंधी, जैसे वनस्पति संबंधी, इस प्रकार की विशेषता अगर किसी पूरे क्षेत्र में लगभग समान रूप से पाई जाती है तो उस पूरे प्रदेश को हम एक नाम से संबोधित कर सकते हैं। अब देखिए राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात करें तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उसके अंतर्गत आंतरिक व बाह्य शक्तियों का प्रभाव हमें स्पष्ट होता है। अब आंतरिक की बात करें तो जैसे ज्वालामुखी की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं अंतर्जनित बलों की, तो अंतर्जनित बलों में जैसे संपीड़न, तनाव, इस प्रकार के। बाह्य की बात करते हैं तो बाह्य में अपर्दन, अपक्षय, इस प्रकार के कारक लगातार इन भौतिक प्रदेशों में प्रभावित रहे हैं, और इनके चलते हुए वर्तमान जो स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है ये इन्हीं क्रियाओं का फल है। जो आंतरिक और बाह्य कारक हैं, जो क्रियाएं हैं, उनके द्वारा जो वर्तमान स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है वो बना है इन्हीं क्रियाओं के द्वारा। और अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं, तो वो भौतिक प्रदेश हम डिवाइड करेंगे इसके धरातलीय उच्चावच के आधार पर। धरातलीय उच्चावच के आधार पर हम देखेंगे कि राजस्थान में कितने भौतिक प्रदेश हैं और कौन कौन से हैं भौतिक प्रदेश। अब देखिए राजस्थान में धरातलीय उच्चावच के आधार पर हम 4 भौतिक प्रदेशों की बात करते हैं। 4 भौतिक प्रदेश किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, देखिए। ये जो क्षेत्र है राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, इस क्षेत्र को हम जानते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। एक भौतिक प्रदेश है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। वहीं हम बात करते हैं इसके मध्यवर्ती हिस्से में ये क्षेत्र, ये जो क्षेत्र हैं इस क्षेत्र को जाना जाता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। इस क्षेत्र की बात करेंगे हम, ये क्षेत्र जो हैं ये क्षेत्र है मैदानी क्षेत्र।
इसको जानते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। और ये जो क्षेत्र आपका शेष रह गया है, यहाँ पर भी कुछ क्षेत्र देखने को मिलेंगे। ये क्षेत्र कहलाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रकार से हमने देखा है 4 भौतिक प्रदेश हमने डिवाइड किए हैं। धरातलीय, उच्चावच के आधार पर, धरातलीय उच्चावच के आधार पर हमने देखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब हम कई जगह एक चीज पढ़ते हैं कि प्राकृतिक रूप से राजस्थान के भौतिक प्रदेश 2 भागों में विभक्त किया गया। राजस्थान को प्राकृतिक रूप से 2 भागों में विभक्त किया गया है। और उन 2 भागों में कौन कौन से भौतिक प्रदेशों की बात की जाती है, उसके अंतर्गत हम बात करेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और इसके साथ में ही हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। एक भाग तो ये बता दिया। दूसरा बताया है अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये भाग डिवाइड किए हैं। प्राकृतिक रूप से विभाजन किया इनका, तो इनके निर्माण में कोई कारक था जिसके कारण इसको 2 रूपों में विभक्त किया है। बताया गया है कि इनका निर्माण किसके द्वारा, टेथिस सागर के द्वारा हुआ है, और इसका निर्माण गोंडवाना लैंड के द्वारा। अब देखिए ये 2 नाम नए आपको नजर आ रहे हैं, टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड। आपने फर्स्ट ईयर में देखा होगा कि वैगनर महोदय ने पृथ्वी पर स्थल और जल भाग को कुछ नाम से संबोधित किया था। जल भाग की बात करते हैं तो क्या कहा था उन्होंने, पैंथालासा। और स्थल भाग की बात करते हैं तो उन्होंने कहा था पैंजिया। अब क्या कहा उन्होंने कि ये जो पैंजिया था ये 2 भागों में विभक्त था। इसके 2 भाग कर लिया। एक भाग अंगारा लैंड, दूसरा भाग गोंडवाना लैंड। ये 2 भाग बताइए ना। अब देखिए, और कहा कि इन दोनों के मध्य एक सागर पाया जाता है जिसे किस नाम से जानते हैं, टेथिस सागर के नाम से जानते हैं। टेथिस सागर मध्यवर्ती भाग में था। दक्षिणी भाग उत्तर की ओर खिसकना प्रारंभ हो गया और उत्तर की ओर प्रारंभ हुआ तो दोनों में जो बीच के अंतर्गत टेथिस सागर था इस पर दबाव बढ़ा, और दबाव बढ़ने के बाद में क्या हुआ, इसके बीच में जो भूसन्नतियाँ थी इन्होंने विभिन्न भौतिक प्रदेशों का
रूप ले लिया और उसी 33 सागर के द्वारा मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश बन गया, और जो दक्षिणी में गोंडवाना प्रदेश था उसके द्वारा अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश बन गया। इस प्रकार से दो प्राकृतिक रूप में आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेश मिलेंगे। देखिए 33 सागर और गोंडवाना लैंड इसको हमने देख लिया है, और इसी के दो रूप हमारे पास में हैं जिसको हमने प्राकृतिक रूप से राजस्थान को विभक्त किया है। अब हम बात करेंगे कि ये जो 4 प्रदेश हैं, इन चारों प्रदेशों में कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनका हमें अध्ययन करना है, उसको हम देखेंगे। धरातलीय उच्चावच के आधार पर 4 भागों में विभक्त किया है। सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद में अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 2 भाग दिखाई देते हैं। एक क्षेत्र है शुष्क प्रदेश और दूसरा क्षेत्र दिखाई देता है अर्ध शुष्क प्रदेश। इनके बारे में देखेंगे हम। उसके बाद में अरावली के अंतर्गत 3 भाग दिखाई देते हैं और तीनों भागों का हमें अलग अलग अध्ययन करना है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। फिर हमें देखना है पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके अंतर्गत 3 भाग हैं। चंबल बेसिन, दूसरा है बनास बेसिन, तीसरा है माही बेसिन। 3 बेसिन हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश में। उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में विंध्यन, कगार और दक्षिणी लावा प्रदेश। इस प्रकार से हम इनको विभाजित कर अध्ययन करेंगे। 4 प्रदेश हैं मुख्य, उनके अंतर्गत कौन कौन से जो उपभाग हैं उनके वो हमने देखे हैं। और सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का, और इसके अंतर्गत देखेंगे कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को माना जाता है। इसका जो क्षेत्रफल है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो लगभग राजस्थान का
61% क्षेत्र पाया जाता है। 50 से ज़्यादा है तो ओबियसली क्या होगा, सबसे बड़ा प्रदेश होगा। जनसंख्या की बात करते हैं तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% भाग पाया जाता है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 जो हमने पीछे बात की थी। राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437 अकॉर्डिंग बाय सेंसस 2011 के द्वारा, तो उसका 40% राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करता है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें, लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से लगभग दुगनी पाई जाती है। हम मानकर चल रहे हैं कि इस मरुस्थलीय प्रदेश की लंबाई 600 किलोमीटर पाई जाती है। लगभग कितनी पाई जाती है? 600 किलोमीटर पाई जाती है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई पाई जाती है लगभग 300 किलोमीटर। ये चौड़ाई हो गई और ये इसकी लंबाई हो गई। अब इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, ये प्रदेश समुद्र तल से कितना ऊंचा है, औसत ऊंचाई की बात करें तो 200 से 300 मीटर इसकी ऊंचाई पाई जाती है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। अब देखिए, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के ऋतु चक्कर को नियंत्रित करता है। याद रखना, ऋतु चक्र को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कौन करता है ऋतु चक्र को नियंत्रित? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के ऋतु चक्र को नियंत्रित करता है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ पर क्या होता है? सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। अगर तापमान अधिक है तो वहाँ पर प्रेशर कैसा बनता है? लो प्रेशर बनता है। और याद रखना, पवन है वो पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। अब देखिए, यहाँ पर जलीय क्षेत्र है, यहाँ पर क्या मिलेगा? हाई प्रेशर मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा लो प्रेशर इस हाई प्रेशर को क्या कर लेता है? खींच लेता है। और जब ये हवाएं यहाँ से यहाँ पर विस्थापित होती हैं तो इनके साथ में नमी की मात्रा होती हैं, वो नमी की मात्रा साथ में लेकर आती हैं और स्थलीय भागों में लगातार क्या करती रहती हैं? वर्षा करती रहती है। और वो हवाएं लगभग यहाँ तक पहुँचती हैं क्योंकि यहाँ पर क्या विस्थापित हैं? लो प्रेशर है। ठीक है, तो ये पूरे भारत के जलवायु को नियंत्रित करता है कौन सा प्रदेश? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद में हम बात करें कि इसके अंतर्गत इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अधिकांश जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, कुछ छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, वो अपर्दित रूप में पाई जाती हैं। कौन से रूप में? अपर्दित रूप में पाई जाती है। अब देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि जो अपर्दन है वो अपर्दन जल के द्वारा होता है। बिल्कुल सही बात है, अपर्दन जल के द्वारा भी होता है। लेकिन क्या होता है? पवन भी, भूमिगत जल भी, हिमानी भी, सागरीय तरंगें भी
सभी क्या हैं, अपर्दन के कारक हैं। तो जहाँ जल कार्यरत नहीं होता है वहाँ पवन कार्यरत होती है, पवन के द्वारा भी यहाँ पर अपर्दन होता है। जनसंख्या की हमने बात की 40%, तो याद रखना विश्व के जो अन्य मरुस्थल हैं, विश्व के अन्य मरुस्थल हैं, अन्य मरुस्थलों की अपेक्षा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अब देखिए इस क्षेत्र को, इस मरुस्थलीय प्रदेश को आपने काफ़ी बार सुना होगा, क्या कहा जाता है, थार का मरुस्थल कहा जाता है। कौन सा मरुस्थल? थार का मरुस्थल। देखिए इसके पीछे अलग अलग कंसेप्ट है। मरुस्थल शब्द का तात्पर्य क्या होता है? क्या होता है मरुस्थल शब्द का तात्पर्य? कि ऐसा क्षेत्र जो वनस्पति विहीन हो और मानव के लिए अनुकूल न हो, उस क्षेत्र को हम किस नाम से संबोधित करते हैं? मरुस्थल के नाम से। मरुस्थल गर्म भी होते हैं, मरुस्थल ठंडे भी होते हैं। थार शब्द, ये जो थार शब्द हैं, इसकी उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे कंसेप्ट हैं। जैसे मैं बात करूं, कई लोग क्या बताते हैं कि पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में थार पारकर नाम का स्थान है और वहाँ पर इस प्रकार का मरुस्थल पाया जाता है। याद रखिए ये जो थार का मरुस्थल है ये सिर्फ राजस्थान में ही नहीं है, बल्कि इसके सीमावर्ती देश पाकिस्तान में भी क्या है, थार का मरुस्थल पाया जाता है। थार के मरुस्थल का कुल भाग 62% राजस्थान में पाया जाता है। अब सोचोगे सर आपने तो 61 बता दिया। ये जो भाग है ये राजस्थान के कुल क्षेत्र का 61% है। मैं बात कर रहा हूँ पूरे थार के मरुस्थल की। तो थार के मरुस्थल का यहाँ कितना प्रतिशत भाग है? 62% है। ये जो 61 है ये क्या है, इस राजस्थान का कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वो है 61%। कई लोग क्या बताते हैं कि थार शब्द की जो उत्पत्ति हैं वो किससे हुई हैं? थल से हुई है। किससे हुई है? थल शब्द से हुई है। और इस थल शब्द का अर्थ क्या है? रेत का टीला। क्या है? रेत का टीला। इसलिए इसको थार कहा गया है, थार का मरुस्थल। ठीक है। अब हम देखेंगे कि पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं, उस मरुस्थलीय प्रदेश को हमने दो भागों में विभक्त किया। एक तो किया शुष्क प्रदेश और एक किया अर्ध शुष्क प्रदेश। किस आधार पर किया, कौन कौन सी उसमें विशेषताएं पाई जाती हैं, ये हम बात करेंगे अगली कक्षा में। देखिए जो कुछ आपको मैप वगैरह और जो डायग्राम वगैरह आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ जो बनाए जाते हैं, वो डायग्राम आप अपने नोट्स में बनाइए, उसको अच्छी तरीके से बुक में मेंशन कीजिए और समझिए। और बार बार अगर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं भी आती है तो उस वीडियो को अच्छी तरीके से एक बार दो बार जितना हो सके उसको देखिए। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे रिप्लाई कीजिए और रिप्लाई करने के बाद में उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।